हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मूल विधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसके 5वें टॉपिक सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पहले देखिए, इन 4 टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी मूल विधि की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 अधिनियम की बात करेंगे फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मतलब आईटी अधिनियम सन 2000। सबसे पहले तो दोनों के सन याद रखिएगा, यहीं से सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। देखिए, भारत की जो संसद है उसके द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सन 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बनाया गया था। देखिए, जिस भी सरकारी संस्थान से आप जानकारी लेना चाहते हैं उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट पर जाकर आप आरटीआई को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए, उस विभाग से जो भी जानकारी आपको चाहिए उसे फुलफिल करके सबमिट कर सकते हैं, जिससे देखिए आपको 30 दिन के भीतर संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी मिल सकती है। अब देखिए, ये जो 30 दिन का प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 7 के तहत किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस धारा को भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम क्वेश्चन के साथ इसकी बात फिर से अलग से करेंगे। इस कानून के तहत देखिए, भारत का कोई भी नागरिक हो वो सरकार के किसी भी विभाग से 30 दिन के अंदर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम को देखिए 15 जून सन 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस अधिनियम में टोटल 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। वर्तमान में देखिए 31वीं धारा को हटा दिया गया है, लेकिन जब इसे लागू किया गया था तब इसमें टोटल 31 धाराएं थी और ये 31 धाराएं 6 अध्याय में विभाजित है। अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो देखिए, पहले अध्याय में 2 धाराओं का उल्लेख है, धारा 1 और धारा 2 ये पहले अध्याय में दी गई है। इसके बाद देखिए, अध्याय 2 में कुल मिलाकर 8 धाराओं का उल्लेख है। धारा 3 से लेकर धारा 11 तक दूसरे अध्याय में उल्लेखित है। तीसरे अध्याय में धारा 12 से लेकर धारा 14 तक 3 धाराएं तीसरे अध्याय में उल्लेखित है। इसके बाद देखिए, चौथे अध्याय में टोटल 3 धाराओं का उल्लेख है। धारा 15 से लेकर धारा 17 तक ये 3 धाराएं चौथे अध्याय में देखने को मिलती है। इसी तरह अध्याय 5 में भी 3 धाराओं का उल्लेख है। धारा 18 से लेकर धारा 20 तक ये 3 धाराएं अध्याय 5 में दी गई है। इसके बाद सबसे आखिरी अध्याय है इस अधिनियम का अध्याय 6, जिसमें देखिए टोटल 11 धाराओं का उल्लेख है। धारा 20 से लेकर धारा 30 तक ये 11 धाराएं अध्याय 6 में उल्लेखित की गई है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में सभी अध्याय की धाराओं को बता दिया है। इसके बाद देखिए, दूसरा अधिनियम है दोस्तों आईटी अधिनियम सन 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या आईटी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर सन 2000 को देश में लागू किया गया था, जो कि देखिए देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम में देखिए टोटल 13 अध्याय हैं और इन 13 अध्याय में कुल 90 धाराओं का उल्लेख है। तो देखिए, आईटी अधिनियम सन 2000 में कुल 90 धाराएं हैं जो कि 13 अध्यायों में विभाजित है। इसके अलावा इस अधिनियम में 2 अनुसूचियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही बेसिक फैक्ट समझ लिए हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे क्वेश्चन के साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? तो देखिए, ये धारा है दोस्तों धारा 2 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल या कोई भी आदेश और कागज पत्र सूचना की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये परिभाषा धारा 2 के तहत उल्लेखित है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी गई है? तो देखिए दोस्तों, ये जो छूट दी गई है
सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इस अधिनियम की धारा 8 के तहत दी गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत अगर हमने किसी भी अन्य देश से उसे विश्वास में लेकर कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त की है तो उसे नागरिकों से साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन को नागरिकों से साझा करना हमारे सामने वाले देश के साथ जो रिलेशन है उसे खराब कर सकता है। तो ऐसी सूचना को देखिए नागरिकों से साझा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसी कोई सूचना जो कि भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करे नागरिकों से साझा नहीं की जा सकती, या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को नागरिकों से साझा किया जाने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है तो ऐसी सूचना को भी देश के नागरिकों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में देखिए धारा 8 के तहत उपयुक्त सभी इंफॉर्मेशन नागरिकों के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो इन इंफॉर्मेशन को सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी गई है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ओके, स्पेशली देखिए धाराओं को याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड बारी आती है कि उस धारा के अंतर्गत क्या कंटेंट दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भारत का कोई नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो देखिए इस अधिनियम के तहत अगर किसी भी नागरिक को किसी भी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो उसे वो जानकारी किसी भी लोक प्राधिकरण से लेनी पड़ेगी। कोई भी लोक प्राधिकरण या कोई भी सरकारी संस्था ही उस नागरिक को उससे रिलेटेड जानकारी प्रदान कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत के किसी भी नागरिक को अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो संबंधित लोक प्राधिकरण से जाकर जानकारी ले सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस अधिनियम में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति किस धारा के तहत उल्लेखित है। तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम को स्ट्रांगली देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं इस अधिनियम पर नियम बनाने की वो धारा 30 के तहत उल्लेखित की गई है। धारा 30 के तहत देखिए समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए और देश में स्ट्रांगली लागू करने के लिए धारा 30 के तहत नियम बना सकती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार किसको प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, देश के किसी भी नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त होता है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस धारा को याद रखिएगा। धारा 3 के अनुसार देखिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब चाहे वो शहरी नागरिक हो, सरकारी कर्मचारी हो या ग्रामीण कर्मचारी हो। भारत के किसी भी नागरिक का अगर वोटर आईडी कार्ड है या फिर उसका आधार कार्ड है, मतलब अगर वो देश का नागरिक है तो उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ए। सूचना का अधिकार देश में सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को उल्लेखित किया गया है। लोक प्राधिकारी मतलब जो लोक सेवक है, उनके क्या कर्तव्य होंगे, क्या दायित्व होंगे, इनका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 4(1) के तहत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रीफली आपके लिए समझाया गया है, जो कि आपके लिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल की किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो अगर आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम की किस धारा के तहत सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत देखिए देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंसर ए। सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 3 के तहत सूचना का अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके बाद देखिए सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 19 को शामिल किया जाता है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 19 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में शामिल है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो देखिए, इस क्वेश्चन पर हम शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर केवल अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो एक अलग तरीके से पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने की शक्ति या इसे प्रवर्तन में लाने के लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की जो शक्ति है वो धारा 30 के तहत केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। तो केंद्र सरकार जो है वो धारा 30 के तहत देखिए इस अधिनियम को लागू करने में जो कठिनाइयाँ आ रही है उससे निपटने के लिए नियम बना सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए, पहले हमने एक अलग तरीके से वो क्वेश्चन पढ़ा था और यहाँ पर उसे ही घुमाकर पूछा गया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, धारा 30 को याद रखिएगा और इसके तहत ये याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार को प्रवर्तन में लाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। क्लियर? इसके बाद देखिए, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। तो देखिए, ये जो अधिनियम है संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। 31 अक्टूबर 2019 के पहले देखिए ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी भारत में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अब सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में लागू होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले तो धारा को याद करिए कि ये जो धारा है इस अधिनियम की धारा 7 है। इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत देखिए, लोक सूचना आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जो लोक सूचना अधिकारी है वो 30 दिन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है। मतलब उस लोक सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर मिल गया, 30 दिन के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई सूचना देनी पड़ती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर 2 धाराएं और हैं, धारा 8 और धारा 9। इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है जब लोक सूचना अधिकारी इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकती है या किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकती है, तो वो सूचना देने से लोक सूचना अधिकारी मना कर सकता है। किस धारा के तहत? धारा 8 और 9 के तहत। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल परिस्थिति पूछी गई है, तो सामान्य परिस्थितियों में 30 दिन के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवानी पड़ती है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान इस अधिनियम की किस धारा में उल्लेखित है? तो देखिए, इस अधिनियम की धारा 14 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर किसी भी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त को अपने पद से हटा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हटा तो राष्ट्रपति रहा है, लेकिन सिद्ध कदाचार और असमर्थता का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को बता देता है कि कोई भी सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है या फिर उस पर कोई भी अपराध सिद्ध हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति धारा 14 के तहत इन्हें अपने पद से हटा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस अधिनियम के किस अध्याय में राज्य सूचना आयोग का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के अध्याय 4 में धारा 15 उल्लेखित है, जिसके तहत राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अध्याय पूछा गया है, तो आंसर सी। इस अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत देखिए, राज्य सूचना आयोग जो है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 10 से कम अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान इस अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 15 में किया गया है। आगे आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए दोस्तों, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, इसके अलावा सूचना की पहुंच आसान और विशुद्ध हो, नागरिकों के सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो, ये सभी सूचना का अधिकार अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को किसके द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए, पहले भी हम ऐसे एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने केंद्रीय सूचना आयोग की बात की थी। केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय अन्य सूचना आयुक्त को वहां पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि हम यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को अपने पद से राज्य के राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य में अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि राज्यपाल सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन्हें अपने पद से हटा सकता है। लेकिन सिद्ध कदाचार और असमर्थता का जो निर्णय है वो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर राज्यपाल इन्हें अपने पद से हटा सकता है। तो रिपोर्ट भले ही सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन राज्य में हटाएगा राज्यपाल, ये याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने राज्य सूचना आयोग की बात की थी, वहां पर आपको धारा पता चल गई थी। धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग पूछा गया है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। राज्य सूचना आयोग की तरह ही देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से कम अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन इस अधिनियम की धारा 12 के तहत किया जाता है। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं, तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उल्लेखित है। इस अनुच्छेद के तहत देखिए दोस्तों, यदि किसी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो जाते हैं, तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये जो अधिकार है ये नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए हैं। आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो देखिए दोस्तों, आईटी अधिनियम 2000 जो है ये मई सन 2000 में संसद में पारित हुआ था और इसके बाद 17 अक्टूबर 2000 को देश में लागू हुआ था। तो यहाँ पर लागू होने की डेट पूछी गई है, तो वो है 17 अक्टूबर सन 2000। 17 अक्टूबर सन 2000 को आईटी अधिनियम देश में लागू किया गया था। आगे आ जाइए, साइबर अपराध निम्नलिखित में से किससे मूलतः संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से आपके ईमेल में छेड़छाड़ करता है, इसके अलावा साइबर हैकिंग, वेब हैकिंग या साइबर आतंकवाद करता है या फिर वायरस अटैक करता है आपके कंप्यूटर पर, तो ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो कंप्यूटर, इंटरनेट और संचार युक्ति तीनों से ही साइबर अपराध संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहां तक है? तो देखिए, आईटी अधिनियम सन 2000 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत इस अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत में है। इसके अलावा देखिए, यह किसी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर किए गए साइबर अपराध पर भी लागू होता है। तो इसका विस्तार पूछा गया है, तो यह संपूर्ण भारत में है। तो आंसर बी। और किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 1 की उपधारा 2 के अंतर्गत। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अध्याय 8 में कितनी धाराएं उल्लेखित है? तो देखिए, आईटी अधिनियम 2000 के अध्याय 8 में मुख्य रूप से 3 धाराओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अध्याय 8 में धारा 40 से लेकर धारा 42 का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत देखिए, धारा 40 में
कुंजी युग्म का उत्पादित किया जाना, धारा 41 में अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र की स्वीकृति और धारा 42 में प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण दिया गया है। तो इस प्रकार देखिए इन 3 धाराओं का उल्लेख इस अधिनियम के अध्याय 8 में देखने को मिलता है। अपील अधिकरण को अपील करने की परिसीमा कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इस अधिनियम की जो धारा 57 है, ये धारा अपील अधिकरण को अपील किए जाने की सीमा निर्धारित करती है। इसके अनुसार देखिए, जब पीड़ित व्यक्ति को अपील आदेश की प्रति प्राप्त हो जाती है तो वह 45 दिन के अंदर अपील अधिकरण को अपील कर सकता है। तो कितने दिनों के अंतर्गत कर सकता है? 45 दिनों के अंतर्गत। अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो देखिए यहाँ पर अधिनियम की बात हो रही है, आईटी अधिनियम सन 2000। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 48 में यह प्रावधान किया गया है। धारा 48 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके अपील अधिकरण की स्थापना कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। अपील अधिकरण की स्थापना करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो धारा को याद रखिए कि अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ जो अपील की जानी है वो धारा 62 के तहत की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 62 के अनुसार अपील अधिकरण के अगर किसी भी निर्णय से कोई पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह देखिए 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो आंसर बी, अपील अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील देखिए धारा 62 के तहत उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और अगर पूछा जाए कि कितने दिनों के भीतर, तो याद रखिएगा 60 दिनों के भीतर की जा सकती है। इसके बाद आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर अपील अधिकरण की संरचना का उल्लेख इस अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो देखिए साइबर अपील अधिकरण की जो संरचना का उल्लेख है वो इस अधिनियम की धारा 49 के तहत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। धारा 49 के तहत देखिए साइबर अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और उतने सदस्य होते हैं जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझती है। मतलब अन्य सदस्यों की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है, पर एक अध्यक्ष होता है, ये फॉर्म निर्धारित किया गया है। ओके, तो साइबर अपील अधिकरण की संरचना जो है वो धारा 49 के अंतर्गत उल्लेखित की गई है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर दोनों अधिनियम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।